आपको सर हमको तो क्लियर है। ठीक हो गया। हाँ, अब ठीक है। इंडियन स्क्रीन, सही है सर। क्योंकि एलईडी लाइट का ये होता है थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, तो वो थोड़ा इंडियन हो गया। हो गया हो गया हो गया। हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेक्शन 151 से लेकर सेक्शन 155, और तो शुरुआत कर देते हैं राइट अवे। और आपको भी अगर कुछ शेयर करना हो बीच में, आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो नोटिस भेजा जाता है उसके लिए सेक्शन 148 और सेक्शन 148A में जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी है नोटिस का अप्रूवल करती है, नोटिस भेजने का अप्रूवल करती है स्पेसिफाइड अथॉरिटी। तो वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 अभी तक प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर या कमिश्नर या डायरेक्टर हुआ करते थे। अगर 3 साल या उससे कम निकले हैं रेलेवेंट असिस्टेंट होने के बाद, और यदि रेलेवेंट असिस्टेंट ईयर के खत्म होने के बाद 3 साल से ज़्यादा का समय निकल गया है, तो उसका अप्रूवल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जो 148 का के लिए जो नोटिस हम लोग भेजते हैं, 148 के दोनों नोटिस का। लेकिन इस साल से इसको चेंज कर दिया गया है कि ये जो अप्रूवल है 151 वाला, अब ये चीफ कमिश्नर या कमिश्नर के पास नहीं जाएगा, और इसका अप्रूवल अब एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के लेवल पे होगा। ये इसी साल के फाइनेंस एक्ट में जो चेंज आया भी इम्प्लीमेंट हुआ है, काफ़ी रेलेवेंट चेंज है। तब आपको फाइलें जो हैं वो कमिश्नर या चीफ कमिश्नर तक नहीं भेजनी है, सारी फाइलें एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर लेवल पे अप्रूव हो जाएगी। फेसलेस असेसमेंट के विषय को लेकर जैसा आप जानते हैं कि जब हम फेसलेस कोई भी कार्यवाही फेसलेस करते हैं तो उसमें एनेबलिंग प्रोविजन आता है एक्ट में, और ये भी एक स्केल असेसमेंट के लिए 147 के तहत जो शेड्यूलिंग होती है उनके लिए फेसलेस असेसमेंट के लिए एनेबलिंग प्रोविजन है 151A करके। और ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन निकाल सकती है ऑफिशियल गैजेट में कि जिसके तहत जो है असेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन सेक्शन 147 के तहत होगा, और जिसमें कि नोटिस 148 का भेजा जाता है, या फिर इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करने के लिए 148A वगैरह में नोटिस भेजा जाता है। तो या जो सैंक्शन दिया जाता है नोटिस इशू करने का सेक्शन 151, तो इन सारी कार्रवाइयों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकृत किया गया है कि वो नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। और बाकी ये तो पैराग्राफ वही है फेसलेस वाले जो रहते हैं कि आपको इंटरफेस को एलिमिनेट करना है, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करना है, इकोनॉमी ऑफ स्केल लाना है, और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लाना है, और टीम बेस्ड असेसमेंट वगैरह होना चाहिए। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकृत किया गया है कि वो नोटिफिकेशन ला सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको इफेक्ट में लाने के लिए ऑफिशियल गैजेट में जो नोटिफिकेशन लाएगी उसमें वो लिख सकती है कि एक्ट के पुराने प्रावधान इसमें लागू होंगे या नहीं होंगे, इस तरह की बात उस नोटिफिकेशन में भी इंकॉर्पोरेट की जा सकती है। ये नोटिफिकेशन जो है 31 मार्च 2022 तक की तारीख थी इसके आने की, और ये शायद 29 मार्च को करीब शुरू हो गया था। और इसके ये नोटिफिकेशन अभी एक्टिव है, और इसके तहत यानी कि कुछ ये कहा गया ना इसको मतलब इसको यहाँ पे ये बात कही जाएगी फॉर द पर्पज गिविंग इफेक्ट टू द स्कीम। जो स्कीम लाई जा रही है उसको
इफेक्ट में लाने के लिए ये नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी कि ये स्कीम जो है इफेक्ट में आ चुकी है। हाँ, 151 में जो जॉइंट सीआईटी एडिशनल सीआईटी फाइल हो गया था, बिल्कुल 5 साल 3 साल ये फाइनल हो गया। तो ये जो असेसमेंट का काम है ये फेसलेस पे शिफ्ट हो गया है और फेसलेस पे करना है। अभी तक इसको उस पर जियो नोटिस इशू करते थे और उसके बाद रीजन या रिकॉर्ड वगैरह करते थे वो लोग और फाइल एसओ के बाद भेज देते थे। ये मैटर भी अभी कोर्ट्स में चला गया है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को देख के कोई भी जज या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के आपको नॉन फेसलेस में अलाउ नहीं कर सकते इसको। तो भले ये उसमें चल रहा है अभी, लेकिन अब ये टोटली फेसलेस होना चाहिए। तो यदि ITBA में क्या पोजीशन है मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में भी। ITBA में इसको एनेबल कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया। अल्टीमेटली वो एक्टिवेट तो ITBA के थ्रू होती है। हाँ, अभी फेसलेस के बाद से ये पावर नहीं है। वो जो सर अच्छा मुंबई का है, कोलकाता का है। अच्छा अभी बोर्ड का स्टूडेंट बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है कि नोटिफिकेशन आया है, इसमें ऐसा नहीं है कि वो फाउल 148 ए की प्रोसीडिंग फाउल में जाएगी। कल ही बाई चांस मुझे मिला। अच्छा बोर्ड ने पूरा बाकायदा क्लैरिफाई किया कि जाओ में रहेगा और चेक एंड बैलेंसिंग नहीं जाओ एक रीजनल अपॉर्चुनिटी देगा। इनिशियल नोटिस वो देगा। लीगल मैनर में वो भी फेसलेस में है, एक तरीके का आने की आवश्यकता नहीं, फेसलेस लिखा है कि वो फेसलेस में है। प्रोसीडिंग है, आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। और वो एक नेचुरल जस्टिस है कि आप जाकर अपनी बात समझा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी एक्सेस तो असेसमेंट उसका फेसलेस नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि चेक एंड बैलेंसिंग नहीं इसको ओपन करने में ऐसे बोर्ड का आता है। क्या चीज़ सर? मैं पढ़ देता हूँ आपको ये सर्कुलर। ये यहाँ मतलब पेज के साथ पूरा ऊपर का जो ऑपरेटिव प्रोसेस है 20 फरवरी 2023 का है। 20 फरवरी 2023 क्वेश्चन किया गया है और इसमें लिखा है कि सीकिंग इनपुट कमेंट्स ऑन द इशू ऑफ चैलेंज ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द जेल। तो मैं समझता हूँ कि उस टाइम इन्होंने इसको इशू किया हुआ है, तो मे भी अभी ये उस वक्त अभी तक तो यही पोजीशन है आपकी कि इन्होंने क्लैरिफिकेशन आपको इशू किया हुआ है और इसमें ये कमेंट्स सीख कर रहे हैं। दे आर सीकिंग कमेंट्स, दे आर नॉट इशूड एनी डायरेक्टिव। इसमें केवल कमेंट्स सीख किया है, आप क्लियर कर दीजिए। नो डायरेक्टिव हैज बीन इशूड, क्योंकि इसमें तो अब ये जो बात कही जा रही है कि दो अलग अलग वो होंगी, बट मुझे माय फ्रैंक व्यू इज द गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू बी फेसलेस। गवर्नमेंट इन द सेंस नॉट इनकम टैक्स, क्योंकि फाइनल डिसीजन फेसलेस के बारे में थोड़ा और ऊपर लेवल पे लिए जाते हैं, क्योंकि कौन सी चीज किस हद तक फेसलेस करनी है। ऑपरेशनल लेवल पर कई चीज फेसलेस से बाहर निकाल दी। ये फ्रैंक बात है, मतलब इसमें कुछ बुरा बात नहीं, कई चीजें फेसलेस से बाहर निकाल दी गई, बट अल्टीमेटली दे आर बीइंग चैलेंज्ड बिकॉज़ एसएससी डोंट लाइक इट एंड गवर्नमेंट डजंट लाइक इट और दे वांट कि एवरीथिंग शुड बी फेसलेस। व्हाट इज द प्रॉब्लम? भाई आप मुझे फेसलेस दीजिए ना। अब वो कहते हैं ये फेसलेस है, जाओ, वो कहा गया सर्कुलर में सब कहा गया जाओ बिल्कुल फेसलेस है, लेकिन जाओ का जो गठन है और जो उसका तरीका है काम करने का वो फेसलेस वाला है ही नहीं। बेचारा जो जाओ है वो बड़े परेशानी में आ जाता है कि मैं फेसलेस तो खुद ही फिर मुझे कहा जाता है कि मैं फेसलेस तरीके से काम करूँ। अब अगर वो किसी नोटिस इशू करे ना किसी को तो दिक्कत हो जाएगी जाओ को। अब जब आपने स्कीम बनाई कि फेसलेस ऐसे होगा कि उसमें 3 चीजें आ गई हैं, 3 बेस असेसमेंट होगा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा, ये सब बातें कह रखी है। तो फेसलेस की वो सारी बातें जो है जाओ में थोड़ी ना इनकॉर्पोरेट होती है। भाई वहाँ कौन सा कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है कि कौन डिसाइड करेगा, उसमें साफ तौर पे लिख दिया गया है। तो सेकंड पॉइंट जो है ये भी कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि कौन करने वाला है इसको। जाओ तो खुद डिसाइड कर रहा है, करना क्या। तो इस संदर्भ में इनफैक्ट आई डोंट नो अभी 148 के आपने नए वाले प्रावधान आपको अभी डिस्कस हुए क्या क्लास में? तो उसको जब होगा तो उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि क्या पिछले साल से चेंज आया।
The entire thing has been changed. तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या उसमें चेंज आया है। तो जो भी सर्कुलर है, जैसे आपने सर्कुलर पढ़ा है एप्रिशिएट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग कहा गया था। आपने कहा कि सर्कुलर इशू कर दिया गया, दैट इज एक ड्राफ्ट भेजा है कि आप सब लोग अपने अपने विचार दीजिए, तो दैट्स ऑल मैटर है और कुछ नहीं है। खुद ही लिखा प्रोवाइडेड दैट नो डायरेक्शन साइड में शुड हैव दैट 31 मार्च 2022 31 मार्च तक इसका नोटिफिकेशन इशू होना था। उसके बाद मतलब उस नोटिफिकेशन में ये चीज आनी थी कि भाई कौन से प्रावधान है सेक्शन एक्ट के जो इसमें नहीं लागू होंगे। ये खासतौर पे किया हुआ कि आप एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन केवल जो भी देना है वो इस तारीख तक दे सकते हैं क्रियान्वयन करने के लिए। यानी जब ये नोटिफिकेशन आ गया, ये क्रियान्वयन हो चुका है, क्रियान्वयन हो चुका है, तो क्रियान्वयन हो गया फेसलेस का, तो फेसलेस का क्रियान्वयन जो है तीन चीज पे बेस्ड होता है, टीम बेस्ड असेसमेंट और उसके बाद ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमी ऑफ स्केल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एलिमिनेशन ऑफ द इंटरफेस, ये सारी चीजों के आधार पे है। जब तक फेसलेस मॉडल को कोई जाएगा नहीं, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होगी ना। कहने की बात अलग होती है कि जाओ फेसलेस है, बट अगर जाओ फेसलेस है तो इसमें क्यों नहीं है जाओ। सर एबीसी का थोड़ा डिफरेंट मतलब क्या मतलब एबीसी क्या मतलब एक क्या मतलब ये ना ये हाँ पहले का मतलब ये है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी और एसएससी के बीच में जो इंटरफेस है, इंटरफेस मिला आमना सामना जो है वो एलिमिनेट करना है। तो जहाँ तक टेक्नोलॉजिकली संभव हो, कई बार काम आमना सामना करना भी पड़ जाता है, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजिकली संभव हो, अब जैसे आपको रिकॉर्ड करनी है उसकी स्टेटमेंट, तो देखेंगे तो सही आप उसको, वो भी आपको देख रहा है ना। आप बिना वीडियो के तो उसका स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उस हद तक का आपका सामना टेक्नोलॉजिकली जहाँ तक फिजिबल है वो बस हो रहा है, और उसके पहले का कोई भी नहीं। टेक्नोलॉजी फिजिबल का मतलब कि आप बस देख पा रहे हैं एक दूसरे को और दैट्स ऑल, और सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है आपका। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि रिसोर्सेज इकोनॉमी ऑफ स्केल करके, यानी जब एक ही काम जो है मास स्केल पे होता है, मास स्केल पे होता है तो खर्चा बचता है। एक ही काम मास स्केल पे होता है तो खर्चा बचता है, तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल। और दूसरा पॉइंट ये है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है, कि वो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जाते हमारे। तो और दूसरा पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो काम कर रहा है उसमें उसका स्पेशलाइजेशन होगा, व्यक्ति का नहीं, जो यूनिट का। तो यूनिट के लेवल पे इसको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लाएंगे कि जो एयू में है वो एयू पर काम कर रहा है, जो आलू में आलू पर काम कर रहा है, इस तरह से फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लाएंगे। ये सारी चीज़ें फेसलेस के प्रोसीजर में होनी चाहिए। शुरू के टाइम में क्या था, जब हम लोग जियोस को ओवरनाइट फेसलेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जियो जो भी काम कर रहे थे उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पैराफर्नेलिया नहीं था, तो नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने जियो को बरकरार रखा कि हमारे ऑफिसर बेकार ना जाए, कुछ काम वो भी करते रहे। बाकी हमने जो है मेजर काम हमने कहा कि हमारे इतने % ऑफिसर जो है फेसलेस में चले गए। धीरे 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 ये था कि भाई वो भी टोटली फेसलेस हो जाएंगे। अभी वो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि फिर क्या हुआ, अभी जियो को फेसलेस करना ही बंद कर दिया हमने, तो रुक गया मामला। अब फिर ये कोर्स में जा रहा है और सोचे जा रहा है कि फेसलेस कैसे करें। डिपार्टमेंट इज लुकिंग एट इट की क्या। अब आ जाते हैं 152 में कहा जा रहा है कि जो भी सेक्शन 147 के तहत जो कार्रवाई की जाएगी, जो भी असेसमेंट या रिकंसिडरेशन किया जाएगा, वो उसमें भी टैक्स जो है उसी रेट पे चार्ज किया जाएगा जैसे कि नॉर्मल असेसमेंट में होता है। इसके बाद 152 का 2 जो है वो ये कहता है कि जब भी असेसमेंट रीओपन किया जाता है 147 में, तो एसएससी ने अगर ओरिजिनल असेसमेंट के खिलाफ एसएससी अगर अपील पे नहीं गया, यानी कि अगर उसने इंप्यून नहीं किया का मतलब वो अपील पे नहीं गया, 246 से 248 के बीच में नहीं गया है और 264 में भी नहीं गया सीआईटी के पास।
वो ये क्लेम कर सकता है कि या तो अपील कर ले, वहाँ क्लेम कर ले जो करना हो। अगर वहाँ नहीं गया और वो ये क्लेम करना चाहता है कि आप ये इसका वोट भी नहीं दिया मेरे खाते में, तो भी मेरा कोई टैक्स एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है, ये क्लेम वो असिस्टेंट ऑफिसर के सामने इस धारा के तहत रख सकता है। यदि वो अपील में नहीं गया तो वो अपना प्रोसीजर फास्ट कर सकता है, क्योंकि अपील में जाने की इसको आवश्यकता नहीं है। बस एक असिस्टेंट ऑफिसर को कीजिएगा, यार भी कर लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो यही बात यहाँ लिखिए। तो वो जो है प्रोसीडिंग है वो ड्रॉप कर दी जाएगी, शैल बी ड्रॉप, प्रोसीडिंग ड्रॉप करने का प्रावधान है यहाँ पे। अगर कोई टैक्स नहीं आ रहा हमारे पास तो प्रोसीडिंग केवल ड्रॉप कर सकता है अगर एसएससी उसको दिखा देता है ऑन शोइंग कि जिस राशि पर उसको असेस किया गया था वो कम नहीं है उस राशि से जिस पे अभी प्रपोज किया जा रहा था। और लेकिन ऐसा करने में वो मैटर 154, 155, 260 में सेटल हो चुके हैं, उनको रीओपन करके वो बहस नहीं कर सकता है। तो उसको फिर से वहाँ से हमारी कोई राशि आ रही थी वो इधर ले आई जाए। 263 में जो राशि सेटल हो गई है, सेटल हो गई का मतलब ये है कि वो अपील में नहीं गया, वो मामले कंक्लूड हो चुके हैं। कंक्लूड मतलब वो फाइनली कंक्लूड हो गए। कंक्लूजन का वर्ड का मतलब होता है अब कोई अपील नहीं बची, फाइनल नियति आ गई है उस चीज की। कंक्लूजन के बाद फर्दर चीज नहीं होती। जैसे कोई आपने असेसमेंट पास किया, कोई अगर अपील में चला गया तो देन इट इज नॉट कंक्लूडेड बाय दैट। कंक्लूजन तब होगा जब फाइनल अपेरेंट स्टेज पे वो डिसाइड हो जाएगा, देन द मैटर विल बी फाइनली कंक्लूडेड। फाइनली कंक्लूडेड लिखना भी जरूरी नहीं है, बस कंक्लूडेड काफी है। कंक्लूजन मीन्स फाइनल कंक्लूजन। तो 152 में के बाद इन्होंने अभी इस साल में डिवाइडेड फ्रॉम 1 सितंबर 2024 इसको लागू किया है। इन्होंने 2 सबसेक्शन और जोड़ दिए हैं और इसमें ये कह रहे हैं कि जहाँ पर सर्च इनिशिएट किया गया था या सर्वे कंडक्ट किया गया था 21 के बाद और 24 से पहले, 21 और 24 के बीच में जो सर्च या सर्वे अगर किया गया था तो उस केस में 147 से 151 के बीच के जो प्रावधान है वो पुराने वाले ही लगेंगे, क्योंकि इसके बाद जब किया जाएगा ना सर्च तो अब नए प्रावधान वो इस साल में ले आएंगे। तो जो नए प्रावधान हैं वो उस पर लगेंगे जो सर्च या सर्वे अब इस तारीख के बाद किया जाएगा। जो सर्च सर्वे इस तारीख के पहले किया गया है उसमें पुराने प्रावधान लगेंगे। और वही बात रीओपनिंग पर भी कह दी है कि जहाँ पर रीओपनिंग का कार्य जो है, जो नोटिस केस अगर नोटिस इशू किया गया है 1 सितंबर 2024 से पहले, यानी जो भी 148 के नोटिस 1 सितंबर 2024 से पहले इशू किए जा चुके हैं, तो वो जो गवर्न होंगे 147 से 161 के बीच वाले प्रावधान के द्वारा, जो पुराने प्रावधान थे। और इसके बाद अगर कोई नोटिस इशू किया जाता है 1 सितंबर के बाद, तो आई बिलीव कि अगर पुराने प्रावधानों पे करना है तो आपको इधर जो है 31 अगस्त तक वो 148 जो मैटर के प्रोसेस में है उस पर थोड़ा जोर आ रहा होगा मुझे लगता है, ये फॉर्मेशन में इनको इशू कर दिया जाए तो पुराने प्रावधान के अनुसार ये चला जा सकता है, क्योंकि इसके बाद तो फिर नया प्रावधान अब लग जाएगा। और टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट 153 में टाइम लिमिट 153(1) क्या बोलता है? 153(1) कहता है कि 143 या 144 के तहत जो असेसमेंट किया जाता है, पहले उन्होंने जब ये सेक्शन बनाया था तब लिखा था कि 21 महीने का टाइम इसमें दे रखा था पहले, और उस असेसमेंट ईयर के अंत से 21 महीने, जब असेसमेंट ईयर का अंत हो जाता है उसके बाद 21 महीने का टाइम दे रखा था ये असेसमेंट करने के लिए। उसके बाद ये प्रोवाइजो आ गया बाद में कि भाई जो 2018 में प्रोवाइजो आया, जहाँ तारीख लिखी ना समझ लीजिए उसी तारीख उसी साल में वो प्रोवाइजो आया था।
क्योंकि वो कह रहा है कि इस तारीख के बाद अब ये होगा, या कभी होगा कि इस तारीख तक जो है ये सेक्शन था, सेक्शन खत्म करना है अगर, तो ऐसे तारीख डाल के खत्म कर देते हैं कि अब ये सेक्शन जो इस तारीख तक लागू है। तारीख लिखिए, समझ लीजिए उसी तारीख में वो फाइनेंस बिल में वो प्रावधान आया है कि इन्होंने कहा कि अब 18 महीने कर रहे हैं, टाइम लिमिट को 19 ऑनवर्ड्स इन्होंने 18 महीने कर दिया। उसके बाद फिर से एक और वायदो आ गया नेक्स्ट ईयर, उसमें उन्होंने कहा कि 19-20 असिस्टेंट ईयर ऑनवर्ड्स इसको हम 12 महीने कर दे रहे हैं, 18 को इन्होंने 12 कर दिया, मतलब कम करते जा रहे थे, जैसे आप देख रहे हैं कम करते जा रहे थे। और उसके बाद फिर इन्होंने उसको लगा कि ये 12 ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा कम हो गया, तो फिर बढ़ा के इसको 18 कर दिया। हाँ, वो भी कारण हो सकते हैं, पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ 18 कर देते हैं। तो उसके बाद 21 में ये आ गया, 21 में इन्होंने 9 महीने कर दिया उसको, क्योंकि 9 महीने में करना है, और 22 ऑनवर्ड जो है इसको 12 महीने कर दिया। तो अब जो मैंने प्रावधान पढ़े हैं तो उसमें मुझे लग रहा है हर चीज जो 12-12 महीने की बात होती है। इस वक्त जो स्थिति है आपकी, शायद आपके लिए टाइम में स्थिति थोड़ी आसान है कि वो है कि 12-12 महीने, जैसे हम आगे भी देखेंगे। तो अभी इस वक्त जो स्थिति है उसमें 12 महीने में करना है, असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 12 महीने में इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर कोई 8A में यानी अपडेटेड रिटर्न भरी गई है, 139(a) में अपडेटेड रिटर्न भरी आती है। अगर कोई एसएससी अपडेटेड रिटर्न भर देता है, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न तो अगले साल या उसके अगले साल भी भरी जा सकती है, ठीक है ना। तो उस अपडेटेड रिटर्न पे जो असेसमेंट है उसके लिए भी लिख दिया है कि ये 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब भी वो रिटर्न भरी आती है जिस साल में, जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 12 महीने के अंतर्गत उसका 143 या 144 आप कर सकते हैं। मतलब अगर करना तो आप कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं करना, ये नहीं लिखा है इसको करना ही करना है, लेकिन ये टाइम लिमिट का सेक्शन है। उसके बाद इस साल में ये प्रावधान आया, जो मैंने येलो कर रखे हैं ना, वो इस साल के प्रावधान। इस साल के प्रावधानों में ये लिखा है कि सेक्शन 153 में 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स सबसेक्शन बने के बाद ये सबसेक्शन इंसर्ट किया जा रहा है, यानी ये बने था, बने के बाद ये 1B यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि जब रिटर्न फर्निश की जाती है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ऑर्डर अंडर क्लॉज B ऑफ सेक्शन 119, धारा 119 है, 119(2)B, 119(2)B के तहत अगर कोई ऑर्डर पास किया जाता है, और वो ऑर्डर नॉर्मली बोर्ड पास करता है, ये नीचे हम देखेंगे, बोर्ड ये ऑर्डर पास करता है जेन्युइन हार्डशिप को देखते हुए एसएससी की, और उस ऑर्डर के तहत ये कह दिया जाता है कि इनका रिटर्न आप एक्सेप्ट कर लो, डिले को वो कर देते हैं, उनका एक्सेप्ट कर लो। तो उस केस में जिस फाइनेंशियल ईयर में वो रिटर्न भरी जा रही है बोर्ड के ऑर्डर के अनुसार, तो उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 12 महीने में उसका असेसमेंट आपको कर सकते हैं। और ये प्रावधान 119(2)B, जिसके तहत ये कहा गया है कि बोर्ड अगर ये सोचता है कि ये डिजायरेबल है, एक्सपीडिएंट है, कि जेन्युइन हार्डशिप हो रही है अगर एसएससी को, तो उसको अवॉइड करने के लिए किसी भी एक केस में या कई केस के क्लास, एक केस में भी हो सकता है ये, और कई सारे केस में भी हो सकता है कि कोई एक एसएससी चला गया अपनी हार्डशिप लेके बोर्ड के पास, तो बोर्ड के 119(2)B में प्रावधान उसका है। कोई उसका मानिए टीडीएस ज़्यादा डिडक्ट हो गया था और वो नहीं उसका मिल पाया, या उसका रिफंड वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो जेन्युइन हार्डशिप क्या होती है एसएससी, भाई उसको पैसा नहीं मिला, हार्डशिप क्या होगी एसएससी, और कोई हार्डशिप तो होगी। हाँ, तो वही एसएससी अगर कन्विंस कर देता बोर्ड को कि भाई मेरी जेन्युइन हार्डशिप है और जेन्युइन हार्डशिप को अवॉइड कर दिया जाए,
बोर्ड जो है जनरल ऑर्डर भी कर सकता है और स्पेशल ऑर्डर एक केस में भी कर सकता है, एक क्लास ऑफ केस में भी कर सकता है, पर्टिकुलर केस में भी बोर्ड ऑर्डर कर सकता है और वो ऑथराइज कर सकता है इनकम टैक्स किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को जो अपील ऑफिसर नहीं होगा। अपील वाला ये नहीं लेगा, अपील लेवल पे वो डायरेक्शन नहीं देगा कि उसको अपील को लेके डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, अपील का अगर टाइम निकल गया और डिले हो गई अपील तो आदमी बोर्ड पे जाके उसको अपील को एक्सेप्ट कराने वो नहीं है। लेकिन हाँ असेसिंग ऑफिसर की स्टेज में अगर जेन्युइन हार्डशिप अपील पे है तो वो वहाँ जा सकता है और बोर्ड ऑर्डर करेगा कि एप्लीकेशन को एडमिट कर लो या उसका जो क्लेम है वो एडमिट कर लो और जो भी रिफंड या रिलीफ है उसको दे दो। तो ये ऑर्डर इस तरह से बोर्ड कर सकता है। तो जब भी ऑर्डर बोर्ड करता है तो उसके ऑर्डर करने के फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 12 महीने तक उसका असेसमेंट किया जाता है। और 153 में ही चल रहे हैं हम लोग अभी, तो कोई भी इसमें प्रावधान आया था कि कोई भी असेसमेंट ऑर्डर जो सॉरी 147 का जो ऑर्डर है वो 9 महीने के बाद नहीं किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर से जब नोटिस इशू किया जाता है, ये पहले आया था। और उसके बाद इसको 2019 से उन्होंने बढ़ा के 12 महीने का समय कर दिया था इसमें। और इसके बाद 153 है। 153 में कहा गया है कि यदि कोई अपील ऑर्डर आ जाता है, ये जो सेक्शन 254 में आपका ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर होता है और 263 264 आप जानते हैं CIT जो और उसमें अगर असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड या कैंसिल कर दिया गया है असेसमेंट अपील ऑर्डर के द्वारा, वैसे इसमें 250 सेक्शन भी ऐड कर दिया गया है इस साल से। अभी लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट में उन्होंने कहा कि नहीं CIT अपील का भी अगर ऑर्डर है उसमें भी अगर सेट असाइड या कैंसिल किया गया, ये अभी था नहीं अभी तक प्रावधान की अगर CIT अपील उसको कैंसिल कर देते हैं तो उसके लिए टाइम लिमिट क्या होगी, तो शायद किस हो गया होगा मुझे ऐसा लगता है। तो इस साल में उन्होंने सेक्शन 250 भी जोड़ दिया है, CIT अपील का भी अगर ऑर्डर है तो भी अगर उस ऑर्डर में असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया गया है। तो पहले तो ये होता था CIT अपील जो है सेट असाइड नहीं कर सकते, अब कर सकते हैं क्योंकि जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कर सकते हैं तो इन्होंने 250 नाम भी बता दिया कि अगर CIT अपील उसको सेट असाइड या कैंसिल कर देते हैं वापस करवा सकेगा, क्योंकि वो हो सकता है कि उस टाइम जो व्यू लिया होगा 8-10 साल पहले इन्होंने अमेंडमेंट किया था सेट असाइड का पावर CIT अपील का हटा लिया गया था। लेकिन कभी कभी जेन्युइन केस होते हैं जिसमें सेट असाइड करना जरूरी होता है, नहीं तो वो ये कहते थे CIT अपील या खुद ही असेसमेंट कर सकते हैं, सारे पावर उनके पास है, तो वो सब रिकॉर्ड बना के उसी को ऑर्डर पास कर दें। लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं हो पा रहा था कि भी CIT अपील पूरा इंक्वायरी शुरू कर देंगे। सर ये क्वेश्चन कुछ था कि 140A जो कि 151 ABC जो भी धारा है वो तो सर्च के बाद हम असेसमेंट करते हैं, हाँ हाँ ठीक, और उसके बाद जब सर्च होगा तो बट नजर के सब सेंट्रल सर्किल में जाएंगे, करेक्ट, और सेंट्रल सर्किल में उसको फेस करना ही पड़ेगा, फेस तो होगा नहीं। हाँ अभी तक तो फेसलेस नहीं, तो सर्च को तो अभी फेसलेस करने का प्रावधान नहीं आया है। नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है। देखिए क्या होता है कि हर चीज के लिए एनेबलिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है। अगर आप इस व्यू के हैं कि भाई सर्च असेसमेंट को फेसलेस नहीं किया जा सकता, तो मैं आपको बता दूं कि वो भी किया जा सकता। तो ओनली थिंग इज कि यू हैव टू गो 100% डिजिटल ऑन एवरीथिंग। आप जब तक टोटली डिजिटल नहीं होते हैं तो उस सर्च में क्योंकि तमाम रिकॉर्ड है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें मटेरियल आ रहा है सारा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। स्कैन करो बैठ के पूरा, या तो आपने बिठा रखा हो पूरा बिल्डिंग पूरी हर शहर में, मटेरियल आए तो पहले तो वो उसका करके कॉपी बना के PDF वगैरह सर्टिफाई करके दे दे पूरा बकायदा, उसका साइबर सर्टिफिकेट लगा के ये बकायदा जो है पोस्ट करनी चाहिए। तो वो है, लेकिन टाइम से होगा, कोर्स ऑफ टाइम होगा।
ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में क्या होगा यू नेवर नो. So that is not, brother, you are right, अभी तो है. तो सेट असाइड एक कैंसिल अगर होता है तो उसको जो है 9 महीने में उसको उस पे ऑर्डर पास करने का प्रावधान आया था उस टाइम. और उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से जिस फाइनेंशियल ईयर में इसको रिसीव किया जाता है के द्वारा, जिसके द्वारा भी रिसीव किया एज द केस में भी का मतलब है जो भी रिसीव कर लिया. मान लो चीज को रिसीव करा दिया तो वहाँ से आपके 9 महीने शुरू हो. उनको चाहिए कि जो सही जगह है वो आप भेज दें उसको यहाँ रिसीव करा दें. लेकिन अगर रिसीव हो गया इसीलिए एज द केस में भी यानी जहाँ भी रिसीव होता है 9 महीने का टाइम रिसीव की तारीख से हो जाएगा. और जब या फिर कोर्ट का ऑर्डर जब पास किया जाता है तो जब ये ऑर्डर पास किया जाता है इसमें रिसीव का सवाल नहीं है. ये मान लिया जाता है कि आपको तुरंत पता चल गया कि ऑर्डर पास हो चुका है क्योंकि आपके रिकॉर्ड किया. ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 30 में जोड़ दिया इस साल. अच्छा, उसके बाद क्या है कि एक और प्रोवाइडो बाद में आ गया था. पहले इन्होंने 9 महीने का समय रखा था. इसके बाद अगला प्रोवाइडो ये लोग लेके आए कि 2019 से हम लोग इसको 12 महीने कर दे रहे हैं. 2019 से 12 महीने कर दे रहे हैं. लेकिन मैंने देखा नहीं फाइनेंस एक्ट में कि यहाँ पर इन्होंने सेक्शन 50 जोड़ना चाहिए था यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं है. ये भी स्किप हो गया या क्या हुआ है तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा. तो बहरहाल अभी अगर देखा जाए तो CIT अपील के लिए टाइम अगर ऑर्डर आता है तो 9 ही महीने में उसको करना है. और बाकी केस में जो है 12 महीने का टाइम मतलब ये मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ लीगल पोजीशन जो बन के आ रही है. हाँ हो सकता है करें इसको चेंज. इनकम टैक्स एक्ट इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है कि एक जगह आप कुछ चेंज कर रहे हो उसका 5 जगह असर आता है. और ऐसा कोई तरीका नहीं होता जानने का तो जब पूरा ना ठीक से पड़ जाए दोबारा क्योंकि कहाँ उसका असर आता है. आप मान लो एक अमेंडमेंट कर रहे हो तो आपको 5-6 लोगों की टीम बैठानी पड़ेगी चेक करने के लिए कि इसका असर कहाँ पे आ रहा है. इससे उन सब जगहों पे हम लोग चेंज करते हैं. अभी तो आपका नया एक्ट जो है वो तैयार होना शुरू कर दिया गया है. उसको उसका काम शुरू कर दिया गया है. कमेटी बन गई है. इस बार बाहर के लोग उसमें नहीं. चार्टर्ड अकाउंटेंट घुस के परेशानी पैदा करते थे हमेशा अपनी नॉलेज हर जगह बताने की कोशिश करते. यहाँ टेबल बना दो वहाँ टेबल बना दो. टेबल बनाने तालाबों में काम नहीं. तो सोच के अंदर कुछ रहता नहीं है. हर चीज में टेबल बना दो. जब तक टेबल नहीं बनती चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ समझ नहीं आता. देखा कोई भी सवाल पूछ लीजिए वो टेबल बना देगा. कॉम्प्लिकेशन ये वाला शेयर करना हो जाएगा. हाँ जब लोग अपने एग्जीक्यूटिव बनाए फिर कॉम्प्लिकेशन हाँ उनको लाओ तो वो एक्ट में टेबल बना के डाल देंगे. तो कहने कि टेबल नहीं लाओगे पब्लिक को समझ में नहीं आएगा. तुमको समझ में नहीं आएगा पब्लिक को तो आएगा समझ में. तो खैर अभी जो चल रहा है डिपार्टमेंट के अफसर इसको बना रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मेरे बैचमेट ही हैं जो बना रहे हैं. तो होपफुली अच्छी चीज आनी चाहिए बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माय बैच. बढ़िया लोग हैं ब्रिलियंट लोग हैं. तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं नंबर 2 कि जहां पर असेसमेंट पेंडिंग मतलब सर्च हो गया. ठीक है सर्च इनिशिएट हो गया और उस वक्त एक असेसमेंट पेंडिंग था. तो ऐसे केस में जो यहाँ पर सर्च इनिशिएट किया गया है ठीक है या फिर ये कोई एसएससी है जिसको की मनी बुलियन ज्वेलरी या दूसरा वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग उसकी सीज की गई है
या रिक्विजिशन की गई है और या कोई ऐसा असेसी है जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो सीज कर ले रहे हैं या रिक्विजिशन कर ले रहे हैं। और तो ये इन स्थितियों में जो उसका असेसमेंट है वो उसका समय जो है और उसका असेसमेंट पेंडिंग है। ठीक है, एक असेसमेंट चल रहा है, उसी केस में सर्च हो गया तो उस असेसमेंट का टाइम 12 महीने बढ़ा दिया। मान लो असेसमेंट कंक्लूड होने वाला है तो 1 महीना बचा है, अब सर्च हो गया उसका, वही कर दिया अब सर्च में तमाम चीजें मिल जाएंगी आपको उसकी। ठीक है, तो हाँ उसका अवेटमेंट मतलब जब आपका सर्च हो जाता है तो आपका असेसमेंट अवेट होगा, लेकिन अवेटमेंट की तो प्रक्रिया है ना। पता चला अवेट होने से पहले इधर टाइम बार हो जाए या आपने कंप्लीट कर दिया, उधर मटेरियल मिल गया था, एसएससी कोर्ट में चले जाएगा था, मेरा तो 31 तारीख को ये तय कर रहे हैं मेरा इतना टैक्स है और मेरी क्या गलती है इसमें, तो इन्होंने 12 महीने बढ़ा दिए, जैसे सर्च भी 12 महीने बढ़ गया। अब आप अवेटमेंट की प्रक्रिया कर लीजिए, जस्ट टू अलाउ द अवेटमेंट प्रोसेस, ये 12 महीने का टाइम वहाँ पर उन्होंने बढ़ा दिया। जैसे सर्च होती है 12 महीने समय या सीजर होता है, सर्च का डेट या जो सीजर हुआ तो सीजर की डेट से। और इसके बाद ऊपर के धाराओं में इसी सेक्शन के ऊपर के धाराओं में कुछ भी कहा गया हो, लेकिन अगर कोई रेफरेंस सेक्शन 92 सीए में भेजा जाता है असेसमेंट के दौरान, असेसमेंट चल रहा है और टीपीओ का रेफरेंस है, टीपीओ का रेफरेंस जब भेजा जाता है असेसमेंट की प्रोसीडिंग के दौरान, तो उस केस में जो पीरियड अवेलेबल है कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट के लिए वो 12 महीने से और एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये 1 साल का टाइम करीब दे रहे हैं टीपीओ का, जहाँ पे टीपीओ को रेफरेंस चला गया उसके। उसके बाद अगर कोई अपील में ऑर्डर पास हुआ, देखिए ध्यानपूर्वक, अगर कोई अपील में या रिवीजन में कोई ऑर्डर पास हुआ, 263, 264 को हम लोग नॉर्मली रिवीजन शब्द रेफर करते हैं। तो अगर कोई अपील या रिवीजन में ऑर्डर पास हुआ है और उसमें उस ऑर्डर को इफेक्ट देना है, उस ऑर्डर पे इफेक्ट देना है, तो ये इफेक्ट या तो ईओ को देना है या फिर टीपीओ को देना है, जो भी केस हो। ठीक है, कई बार टीपीओ को भी इफेक्ट देना पड़ सकता है, कभी ईओ को इफेक्ट देना पड़ सकता है, कई बार टीपीओ को इफेक्ट देने के बाद ईओ को भी इफेक्ट देना पड़ सकता है। टीपीओ ने ऑर्डर पास किया, ईओ को भेज दिया, अब ईओ अपने असेसमेंट में उसको शामिल करेगा। तो जहां पर टीपीओ का इफेक्ट देना है या जहां पर ईओ को इफेक्ट देना है, तो उस केस में फ्रेश असेसमेंट नहीं करना, उसको फ्रेश असेसमेंट नहीं करना, बस इफेक्ट देना। तो उस केस में वो क्या करेगा, वो 3 महीने में उसको इफेक्ट देने का प्रावधान किया गया था। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आगे इसमें थोड़ा चेंज किया। तो उन्होंने कहा जब भी अपील ऑर्डर आएगा 3 महीने में आपको इफेक्ट, केवल इफेक्ट देने का, फ्रेश असेसमेंट नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहाँ पे ईओ के लिए संभव नहीं है या टीपीओ के लिए संभव नहीं है कि भी 3 महीने में इफेक्ट दे दे, वो उस केस में वो रिक्वेस्ट कर सकता है प्रिंसिपल कमिश्नर है, कमिश्नर को मेरा टाइम बढ़ा दिया जाए इफेक्ट देने का। इस धारा में वो प्रोवाइजो में वो रिक्वेस्ट देगा कि मेरा समय बढ़ा दिया जाए इफेक्ट देने का, और उसके आधार पे वो 6 महीने तक समय बढ़ा सकते हैं, यानी 3 महीने पहले और 6 महीने तक और समय वो बढ़ा दे सकते हैं उसको। यदि आपने इफेक्ट नहीं दे पाए तो 6 महीने और ले लो। मे अलाउ एन एडिशनल पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब ये कि अप टू 6 मंथ्स नहीं है, व्यापार कैसे हो, अप टू 6 मंथ का मतलब 1 महीना दे सकते, 2 महीने दे सकते। अब उनको देना तो एक साथ 6 महीना दे। उसके बाद जब भी कोई अपील ऑर्डर आया, ठीक है, ऑर्डर में ये लिखा है कि आपको कोई इशू को वेरीफाई करना है। कई बार ऑर्डर आता है अपील वगैरह का, ITAT का, इस इशू को आप वेरीफाई करना है।
और उस वेरिफिकेशन में एसएससी को भी कोई डॉक्यूमेंट देना है, एसएससी द्वारा कोई डॉक्यूमेंट दिया जाना है, या एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है। जहाँ पे एसएससी का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो जो ऑर्डर गिविंग इफेक्ट है वो सबसेक्शन 3 में जो टाइम दिया गया ऊपर, उस टाइम में दे दिया जाएगा। नहीं कि वो वापस उन्होंने रेस्टोर कर दिया उसको कि भाई 12 महीने का टाइम यहाँ पे उसको अलाउ कर दिया कि अगर आपको वेरिफिकेशन करना है कि एज गुड एज अ फ्रेश असेसमेंट, जितना टाइम फ्रेश असेसमेंट में दिया जा रहा है उतना ही टाइम जो है वेरिफिकेशन ऑफ द इशू के केस में भी आपको मिल सकता है। हाँ, अपील करने का। हाँ, 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 ठीक है। वो तो आप अगर आपने इफेक्ट नहीं दिया, आपका टाइम बढ़ गया, आप इसमें लिख दीजिए कि अभी इफेक्ट नहीं दिया गया क्योंकि इस ऑर्डर के तहत मेरा टाइम बढ़ा सकते, क्योंकि जो स्कूटी रिपोर्ट आप बना रहे हैं वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंतर्गत नहीं बना रहे हैं, वो इंटरनल अरेंजमेंट है। एक्ट की किसी धारा में नहीं लिखा कि आपको स्कूटी बना के स्कूटी रिपोर्ट बना के देंगे, तो वो उससे लॉ का कोई मतलब नहीं है। डिपार्टमेंट अपने अंदर क्या प्रोसीजर बनाता है, दैट इज अप टू द डिपार्टमेंट टू मेक। ओके, तो अच्छा, अगला है कि जहाँ पे टीपीओ इफेक्ट दे रहा है। अब ऊपर था ना कि टीपीओ भी इफेक्ट दे सकता है और पीओ भी इफेक्ट, लेकिन जहाँ पे टीपीओ इफेक्ट दे रहा है, 263 में कोई ऑर्डर पास किया गया और टीपीओ को उसका इफेक्ट देना है, और इफेक्ट देने के बाद वो अपने ऑर्डर को असेसिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देता है कि मैंने अपना इफेक्ट दे दिया, अब आप अपना काम कर दीजिए। तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो आगे बढ़ के उसको अपना असेसमेंट ऑर्डर को मॉडिफाई करेंगे। इस काम के लिए असेसिंग ऑफिसर को 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है। उस महीने के अंत से जिस महीने में टीपीओ का ऑर्डर उनके द्वारा प्राप्त होता है, उसके बाद 2 महीने और असेसिंग ऑफिसर को दिए जाते हैं कि आप इसका इफेक्ट कब आप दे 2 महीने। अब आते हैं 153(6), यही एक मेन प्रावधान है। इनफैक्ट आज के लेक्चर का जो मेन बात होगी इसी ये मेन प्रावधान है। अब तो हम लोग 155 भी देखेंगे ध्यान से, बट दिस इज द मेन प्रोविजन। मैंने कोशिश की है कि आपके जो चेंजेस है इस बार के वो भी इसमें इंकॉर्पोरेट कर दें, बट इस बार बहुत मैसिव चेंज भी हुआ है कि एक तो सर्च के सारे प्रावधान उन्होंने बहुत जबरदस्त ढंग से बदल दिए हैं, और इसके अलावा जो रीओपनिंग के प्रावधान भी नए ले आए हैं। तो सर्च और रीओपनिंग इसी में तो ज़्यादा डिपार्टमेंट में अभी काम हो रहा था, तो उसके सारे प्रावधान जो नए आते हैं, इसलिए देयर इज अ लॉट ऑफ नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज देयर इन द प्रोविजन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर ईयर्स, स्पेशली विद रिगार्ड टू द रीओपनिंग। सर्च का तो है ही है पूरा, वो इन्वेस्टिगेशन में पूरा उस पर काम करेगा। ऑलराइट, 153(6) में क्या कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए प्रावधान में जो कहा गया है वो अप्लाई नहीं करेगा, यानी जो भी टाइम लिमिट ऊपर दी गई थी वो अप्लाई नहीं करेगी सर्टेन कंडीशंस में। और इसमें क्या किस तरह से अप्लाई नहीं करेगी वो बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर कोई रीअसेसमेंट होता है, यानी 147 वाला जो ऑर्डर है, अगर वो पास होता है एसएससी के ऊपर इफेक्ट देने के टाइम, या सॉरी या इफेक्ट देने टाइम को ऑर्डर पास होता है, चाहे 147 का ऑर्डर पास होता है या इफेक्ट देने का ऑर्डर पास होता है, या कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है ना, कोर्ट के सामने कोई प्रोसीजर में कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया, उसका इफेक्ट देना है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने अब कर दिया कि 12 महीने जो है इफेक्ट देने के लिए 12 महीने आपको दिए जा रहे हैं, और तो अब ये 12 महीने का मतलब स्टैंडर्ड हो गया कि 12 महीने में आपको मिलेगी। अच्छा, इसका जो एक इसी का पार्ट 1 था ना, और ये 2 है,
जहाँ पर कोई फर्म का केस है, जहाँ पर फर्म के केस में असेसमेंट पार्टनर पे किया गया है फर्म के, क्योंकि फर्म का असेसमेंट हुआ था, फर्म का असेसमेंट होने के बाद पार्टनर का असेसमेंट यहाँ पे किया गया है 147 के तहत, मैंने वो नहीं वो असर हो पाया था, बाद में 147 में पार्टनर का असेसमेंट किया गया। तो वहाँ पर भी 12 महीने का टाइम जो है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच असेसमेंट ऑर्डर इन केस ऑफ फर्म इज पास, जिस महीने में असेसमेंट फर्म का ऑर्डर पास हुआ उस महीने के अंत से 12 महीने के अंतर्गत आप उसको 147 में पार्टनर का असेसमेंट कर सकते हैं। वहाँ जहाँ टाइम निकल गया था वहाँ ये काम कर सकते हैं। उसके बाद सबसेक्शन 7 ही कहता है कि जहाँ पर भी कोई ऑर्डर फाइंडिंग या डायरेक्शन का इफेक्ट देना है, जो ऊपर 5 या 6 में ऊपर मेंशन है यहाँ पर, तो अगर उसका इफेक्ट देना है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और वो ऑर्डर ड्राफ्ट किया गया है या पास किया गया है बिफोर 2016, ये पहले का प्रावधान था, उन्होंने कहा कि 2016 से पहले अगर काम किया 2017 तक कर लीजिए। आज के रेलिवेंस में ये इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके बाद सबसेक्शन 8 आता है। सबसेक्शन 8 में कहा जा रहा है कि सेक्शन 153A 2 में या 153B 1 में कुछ भी कहा गया हो, लेकिन जहाँ पर इन धाराओं के तहत ऑर्डर ऑफ असेसमेंट जो है रिवाइव हो जाता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रिवाइव जो अवेट हो गया था और वो अब रिवाइव हो गया फिर से अंडर सेक्शन 153A2, अब रिवाइव होने के बाद उस असेसमेंट को पूरा करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ सच रिवाइवल। जिस महीने में वो रिवाइवल होता है उस महीने के अंत से 1 साल में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर अगर टाइम है 153B1 में प्रोवाइडेड वाला तो उसके अंदर जो भी बात का टाइम है वो आपको आपके एडवांटेज में दिया हुआ है, अदरवाइज 1 ईयर का टाइम तो आपका है ही है उसके लिए तो करने के लिए। तो जहाँ पर इस तरह का रिवाइवल हो जाता है, जहाँ पर अवेट हुआ था पहले वहाँ पुराना रिवाइव हो गया, मान लीजिए सर्च को पॉज कर दिया गया, तो सर्च पॉज हो गई, वो रिवाइव हो गया, तो आप 1 साल में कर सकते। उसके बाद सबसेक्शन 8 में थोड़ा सा ये बदलाव लाया गया इस साल में कि यहाँ पर सेक्शन 153B लिखा है ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे ये सेक्शन 158BE भी जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब नए साल के जो प्रावधान है उसमें जो ये रिवाइवल वगैरह होता है ये 158 के प्रावधानों में हो रहा है इस साल से, क्योंकि ब्लॉक असेसमेंट का भाग है ना, वो पूरा चैप्टर उन्होंने एक्ट चेंज कर दिया है तो वहाँ पर वो धारा 158BE है जिससे रिवाइवल होता है, तो उसको ऐड करने के लिए आगे कर दिया गया। राइट, अब तो आता है सबसेक्शन 9, ये भी 16 के टाइम का है, जो इसमें रेलेवेंट नहीं है। इसके बाद हमारे प्रावधान तो खत्म हो गए, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन, यानी कि जब हम कौन सा समय जो है बीच में माइनस करना पड़ेगा जब हम टाइम लिमिट तय कर रहे हैं। तो इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो समय लगा है इन द रीओपनिंग ऑफ कोल और हरी पार्टी या जो समय लगा है में एसएससी को री हियरिंग की अंडर प्रोवाइडो टू सेक्शन 129, वो समय जो है कम कर दिया जाएगा। उसके बाद वो पीरियड है ड्यूरिंग विच असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टे कर दी जाती है किसी कोर्ट की, वो पीरियड माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है उस डेट से जब असेसिंग ऑफिसर इंटीमेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को कि ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये कॉन्ट्रवीन कर रही है प्रोविजंस को, और वो इन्फॉर्म करता है जब से और एंडिंग विद द डेट ऑन व्हिच वो कॉपी ऑफ ऑर्डर विड्रॉइंग द अप्रूवल
सेंडिंग द नोटिफिकेशन उनको मिल जाता है, क्योंकि वो उसको लिखेगा कि इनका नोटिफिकेशन कैंसिल कर लिया, तो वो फिर नोटिफिकेशन कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके भेजेंगे। वो जो प्रक्रिया है जिसमें EO लिख रहा है उनको कि इनका कैंसिल करिए, वो कैंसिल करके वो भेज देते हैं, तो जो बीच का पीरियड है, ठीक है, वो जो है वो माइनस कर दिया जाएगा फ्रॉम द असेसमेंट टाइम। चौथा पॉइंट ये है कि वो पीरियड जो शुरू होता है फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच असेसिंग ऑफिसर असेसी को डायरेक्ट करता है कि अपने अकाउंट का वैल्यू करा लीजिए, आपकी इन्वेंट्री को वैल्यू करा लीजिए। 142A का जो डायरेक्शन जो की तरफ से जाता है, और एंडिंग विद द लास्ट डेट जब असेसी को सबमिट करनी है रिपोर्ट ऑडिट की, यानी जब तक उसको कहा गया इस तारीख तक आप दे दीजिए, और उस तारीख तक का समय जो है वो असेसमेंट पीरियड से निकाल दिया जाएगा। और जहाँ पर लेकिन अगर एसएससी इस डायरेक्शन को कोर्ट में चैलेंज कर देता है, तो जब ऑर्डर आता है, हमने जो ऑर्डर सेटिंग असाइड सच डायरेक्शन इज रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कमिश्नर, तो जब तक वो डायरेक्शन आता है उसको चैलेंज कर दिया एसएससी ने, और उसके बाद डेट ऑफ दिस ऑर्डर सेटिंग असाइड सच डायरेक्शन, अगर ऑर्डर आ जाता है सेटिंग असाइड का, तो वो पीरियड आप माइनस कर सकते हैं। तो ये नहीं कि एसएससी ने चैलेंज किया और अपना आप सोचिए अब तो बढ़ ही जाएगा, क्या पता सेट असाइड हो ही ना, तो आप अपना जारी रखिए काम। लेकिन हाँ, अगर आ गया ऑर्डर, एसएससी दे के आ गया ऑर्डर, सेट असाइड कर दिया, तो फिर वो टाइम हटा दिया जाएगा, मतलब ऐड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा 2000। उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है उस डेट से जब असेसिंग ऑफिसर एक रेफरेंस ऑफिसर को, सॉरी वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस भेजता है अंडर 142A1, वैल्यूएशन ऑफिसर को असेसिंग ऑफिसर रेफरेंस भेजता है, और जब वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट आ जाती है वो समय भी जो है फर्दर एडिशनल मिल जाएगा असेसमेंट करने के लिए। उसके बाद एक 60 दिन का पीरियड, 60 डेज का टाइम जो शुरू होता है उस तारीख से जब असेसिंग ऑफिसर को डिक्लेरेशन मिल गया था 158(1) के तहत, 158(1) का डिक्लेरेशन या कुछ और असेसी का डिक्लेरेशन होता है, 158A1 में देखिए क्या डिक्लेरेशन मिल रहा है। आई थिंक ये हो रहा है, और एसएससी का भी अगर इंफॉर्मेशन मिल रहा है प्लस के द्वारा हाई कोर्ट में पेंडिंग असेसी ऑफिसर है वो डिक्लेरेशन उसको प्राप्त होता है कि आइडेंटिकल क्वेश्चन जैसे आप बता रहे हैं, और एंडिंग विद द डेट ऑन व्हिच ऑर्डर, उस पे ऑर्डर पास होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा तो आप उस पे ऑर्डर पास करेंगे। तो जब ऑर्डर पास होता है ये 3 में देखिए ऑर्डर पास करना है, पढ़िए पढ़िए The assessing officer for the period of 30 as the case may be made by order in writing admit the claim of the assessee if he or it is satisfied that the question of liability in the relevant case is identical with the question of law in the other case. Second, I will reject the claim if he or it is also satisfied. ठीक है, तो उसको ऑर्डर पास करेगा। असेसी ने आपके सामने एक क्लेम रखा और उस पर आपने ऑर्डर पास, एंडिंग विद द डेट ऑन व्हिच द ऑर्डर ऑफ दैट सेक्शन इज मेड, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, उसका मतलब नहीं है। जो भी टाइम बीच में मिला वो असेसमेंट में आपका एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वो टाइम मतलब दायर नहीं हुआ। अब आते हैं 6 पे, एक ऐसे केस में जहाँ पर एप्लीकेशन की गई है सेटलमेंट कमीशन के सामने, और सेटलमेंट कमीशन ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है या उसको अलाउ नहीं किया था प्रोसीड करने के लिए, तो जो पीरियड शुरू होता है उस डेट से जब एप्लीकेशन
सेटलमेंट कमीशन के सामने की जाती है, ठीक है, और उस तारीख पे खत्म होते हुए जब ऑर्डर 245D1 का ऑर्डर सेटलमेंट कमीशन पास करते हैं, वो ऑर्डर जब रिसीव हो जाता है तो उसके बीच का जो समय है वो भी तो सब तो सेटलमेंट कमीशन है ही। उसके बाद अगर एसएससी ने एप्लीकेशन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के सामने कर दी, ठीक है, या एसएससी ने बोर्ड दिया एडवांस रूलिंग का, उसके सामने एसएससी ने एप्लीकेशन कर दी, तो जिस तारीख में वो एप्लीकेशन करता है AAR के सामने या फिर बोर्ड के सामने, और ये एप्लीकेशन 245Q1 में उसको करनी होती है, और एंडिंग उस तारीख तक जब उसका रिजेक्शन का ऑर्डर, एप्लीकेशन के रिजेक्शन का ऑर्डर रिसीव कर लिया जाता है, ये अगर या तो क्या एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। अगर एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो डायरेक्शन ही दे देंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन अगर रिजेक्ट हो जाती है तो वो जो बीच का समय है वो आपका असेसमेंट के लिए एक्स्ट्रा। उसके बाद जो पीरियड शुरू होता है उस तारीख से जब एप्लीकेशन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के सामने की जा रही है, 245(1) में नंबर आ गया, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है इसमें। अच्छा प्रोनाउंस, हाँ, on which the advance ruling pronounced by it is received। जो भी ऑर्डर उन्होंने प्रोनाउंस कर दिया वो अगर प्राप्त हो जाता है तो वो समय भी आपको मिल जाती है। अब आता है नेक्स्ट जो पीरियड शुरू होता है उस तारीख से जब कोई रेफरेंस या पहला रेफरेंस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए रेफरेंस भेजा जाता है made by an authority competent under an agreement referred to 1990। तो 1990 में प्रावधान किए गए हैं कि एग्रीमेंट किया जाएगा देशों के बीच, जैसे भारत का एग्रीमेंट किसी देश से होगा कि भाई हम आपको सूचना देंगे, आप हमको सूचना देंगे। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का शायद ये काफ़ी चल रहा होगा, ITBA के साथ उसको इंटीग्रेट कर रखा होगा। जो सूचना आपके पास आती होगी उसमें ITBA के थ्रू भेज भी सकते हैं आप, ये रेफरेंस ITBA में आ गया, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए रेफरेंस दे सकते हैं क्या ITBA के थ्रू, इंटीग्रेट नहीं हुआ उसमें, क्योंकि दूसरे एसएससी मान लो दूसरे देश में बैठा, उसके पास प्रॉपर्टी है, ये है वो है, आपको इंक्वायरी करनी है, तो आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच, क्या आप किसी का इंफॉर्मेशन चाहते हैं हमको भेज दीजिए इस चैनल से, हमारे पास जो सूचना है हम आपको भेज देंगे, या कोई इंक्वायरी करा के भी भेज देते हैं। रेफरेंस भेजते टाइम हमें तो एक सेंट्रल अथॉरिटी को रेफरेंस भेजनी है, हम इंटरनली जो इंडिया के अंदर का पार्ट है वो तो हम ITBA से कर सकते हैं, बाकी जिसके पास जाएगा वो आगे बढ़ाएगा उसको, वो अपने आगे बढ़ाने का काम होता है हिसाब से कर लेंगे। या कोई इसमें क्या है OECD वगैरह भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म दे दें देशों को, जिन्होंने एग्रीमेंट करे इस प्लेटफॉर्म पे आप जहाँ तक मुझे आइडिया थोड़ा सा है भी इस तरह का। तो मैं इसलिए पूछ रहा था तो ITBA की लेटेस्ट पोजीशन आपको वो क्या हो गया उसको ITBA में डाल सकते हैं है नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि है कि नहीं। तो बहरहाल अभी तो आपको इसको अपने आप ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि चैनल है उसके थ्रू भेजना पड़ेगा, लेकिन जब आप ये इंफॉर्मेशन के लिए भेजते हैं रेफरेंस, आपने रेफरेंस भेजा और जिस तारीख को जो इंफॉर्मेशन आपने रिक्वेस्ट की थी वो रिसीव की जाती है आपके प्रिंसिपल कमिश्नर के द्वारा, ठीक है, वहाँ वो जो पीरियड है या पीरियड ऑफ 1 ईयर जो भी लेस है, मतलब कम से कम 1 साल तो इसमें आपको हो जाएगा। अगर 1 साल से बियॉन्ड जा रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है, फिर उसका वेट नहीं करना, 1 साल का टाइम आप वेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है द पीरियड व्हिच स्टार्ट्स कमेंसेस फ्रॉम द डेट जब आपने रेफरेंस जो है क्या है अरेंजमेंट ऑफ एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट।
कि परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट का के बारे में घोषणा जो की जाती है उसके लिए रेफरेंस किया जाता है प्रिंसिपल कमिश्नर को। ठीक है, प्रिंसिपल कमिश्नर को इसके लिए रेफरेंस किया जाता है कि क्यों ना मैं इस अरेंजमेंट को परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट को ना घोषित कर दिया जाए। तो इसके लिए अप्रूवल के लिए ये जाता है प्रिंसिपल कमिश्नर के पास। तो जिस तारीख को प्रिंसिपल कमिश्नर को ये आपका रेफरेंस प्राप्त होता है और उस तारीख पे खत्म होते हुए कि जब ऑर्डर जो है सब सेक्शन 5 में रिसीव किया जाता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, ये जो रेफरेंस का टाइम है ये भी एडिशनली मिल जाता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 12। एक ऐसा पीरियड जो कि 180 दिन से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो शुरू होता है उस तारीख से। हम देख कर लेते हैं तो हम लोग सलामती और रात अभी चाय कप देखो मैं 7-5 मिनट पढ़ाता हूँ। लेवल क्या लेवल की देखिए जो अभी FM जो कह रही है उसमें क्या है कि सिंप्लीफाई करना है, लेकिन वो ये कह रही है मैं काफी हद तक इसको सिंप्लीफाई करा दूँ। कोई कंसेप्चुअल चेंज बहुत ज़्यादा अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हम लोग कैश करने के तरीके को बदलने वाले हैं, इस तरह की बात नहीं होगी। इन फर्स्ट 6 महीने में तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं।